गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पे एक नया सीरीज। द नेम ऑफ द सीरीज इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये टीजीटी लेवल एग्ज़ाम का जो भी है उसका सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है। और थोड़ा बहुत हम जो कंटेंट है पीजीटी का भी यहाँ पे ऐड किए हैं, जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और हम ये जो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद एक पीवाईक्यू सेशन भी अपलोड करेंगे, जिसमें ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होंगे उसको हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होता है। बच्चों, सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब भी एक कोई सेल एक डिवाइड करते हैं तो ये कुछ सिक्वेंशियली कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेजेस या फेजेस को फॉलो करते हैं। उस दौरान ये अपने जीनोम को भी डुप्लीकेट करते हैं। सेल का जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, डिफरेंट एंजाइम्स हो गया, कि प्रोटीन हो गया, ये सब को सिंथेसिस करते हैं और इवेंचुअली ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस साइक्लिक इवेंट को ही हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट by which a cell a cell duplicate its genome, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करते हैं एंड सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, synthesize other components of cell and eventually divided into two daughter cell। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल साइकिल। बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो जीनोम है। सेल साइकिल में सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है। बच्चों, जीनोम का मतलब ये है कि जो टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। क्या होगा बच्चों? टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड जीनोम। इसमें आपका दो डीएनए आ जाएगा। पहले तो आ जाएगा बच्चों न्यूक्लियर डीएनए, दूसरा है बच्चों हमारे जो ऑर्गेनेल डीएनए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मिलता है उसका भी डुप्लीकेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होते हैं, ये सारे डीएनए को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। और सेल डिवीज़न के दौरान और सेल साइकिल के दौरान ये सारे जीनोम का पूरा डुप्लीकेशन होता है। उसके साथ साथ बच्चों सेल अपने जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी सिंथेसाइज करता है। बच्चों, ये अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है और अदर कंपोनेंट क्या होता है? बच्चों, ये सेल अपना ग्रोथ कराता है इस दौरान। जैसे कि साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कराएगा, साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है उसका नंबर को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करेगा ताकि सेल में एनर्जी का लेवल हमेशा ज़्यादा हो और सेल डिवीज़न के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। उसके बाद बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बढ़ेगा ताकि ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना सके। राइबोसोम का अमाउंट भी बढ़ेगा ताकि ये जो सारे जो सेल ऑर्गेनेल हो या जो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, एंजाइम्स बनेगा, ये जो नए डॉटर सेल आगे जाकर बनेंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये सब चीज़ करता है सेल साइकिल के दौरान सेल करता है। बच्चों, एक क्वेश्चंस आ रहा होगा आपके मन में कि एक्चुअल में एक सेल डिवाइड करता है। व्हाई सेल डिवाइड्स? भाई, सेल डिवाइड क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो सेल, ऐसा क्यों है कि सेल डिवाइड करते हैं? पहली ये जाहिर सी बात है कि बच्चों पहले इसीलिए डिवाइड करता है क्योंकि सेल को ग्रोथ करना होता है। ग्रोथ मतलब सेल को
एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उन सेल को उस सेल को नंबर बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड करता है। जैसे कि हम लोग जाइगोट से बने हैं और एक एडल्ट मल्टीसेलुलर एडल्ट बन गए, तो हाँ उस दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल बने, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ही तो बोलते हैं। तो ये ग्रोथ कराने के लिए सेल डिवाइड करता है। सेकेंड बात बच्चों, सेल इसलिए भी डिवाइड करता है ताकि रिप्लेस कर सके डेड एंड डैमेज सेल को। जो भी हमारे बॉडी में डैमेज सेल बनेंगे, जैसे कि कोई सेल को इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, और वो सेल रिकवर नहीं हो सका, तो उसको हमारा बॉडी में किल कर दिया जाता है अपोप्टोसिस के थ्रू, और उसके जगह में नए सेल बनते हैं। तो इसी के लिए भी सेल को डिवाइड करना पड़ता है। थर्ड है बच्चों, सेल इसलिए भी डिवाइड करता है ताकि रिप्रोडक्शन में हेल्प किया जा सके। जैसे कि बच्चों हमारे रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि मेल में मेल गैमेट स्पर्म बनता है, और फीमेल में फीमेल गैमेट ओव्यूम बनता है, या प्लांट में पोलन ग्रेन बनता है, जैसे कि मेल प्लांट में स्टैमेन में बनेगा पोलन ग्रेन, और ओव्यूल में जो एग बन रहा है। तो ये सब बनने के लिए भी सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रीज़न हैं, इसीलिए सेल डिवाइड करते हैं। फिर बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इंड्यूस द सेल टू डिवाइड, ऐसा क्या है जो सेल को इंड्यूस करता है डिवीजन होने के लिए। व्हाट इंड्यूस सेल, व्हाट इंड्यूस सेल टू डिवाइड। भाई ऐसा क्या है जो सेल को डिवाइड होने के लिए इंड्यूस कर रहा है, सेल को स्टिमुलेट कर रहा है डिवाइड होने के लिए। तो एक सेल को ऐसा क्या है जो सेल को डिवाइड करा रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों माइटोजेन। क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोजेन और ग्रोथ फैक्टर। ये माइटोजेन और ग्रोथ फैक्टर बच्चों एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और केमिकल्स है जो कि हमारे बॉडी में ही बनते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे सेल के ऊपर एक्ट करते हैं और उस सेल को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि उस सेल डिवाइड करे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो सेल डिवाइड, अब इसका डेफिनेशन लिखो। सेल डिवाइड ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, इस ग्रोथ फैक्टर को कहा जाता है माइटोजेन। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोजेन आर केमिकल कंपाउंड विच इंड्यूस सेल टू डिवाइड। ऐसे कुछ माइटोजेन का बच्चों एग्जाम्पल है जो हमारे बॉडी में बनते हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। बच्चों इसको शॉर्ट में एपिडर्मल EGF कहा जाता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और ये कौन से सेल को इंड्यूस करेगा डिवाइड होने के लिए, एपिडर्मल सेल को इंड्यूस करेगा कि इसका जो नंबर है वो डिवीजन होके बढ़े। दूसरा है बच्चों, ऐसे और एक है, उसको बोलते हैं प्लेटिलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, जो बच्चों ज़्यादातर हमारे डैमेज ब्लड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल को इंड्यूस करते हैं ताकि वो उसका डिवीजन हो सके। तो इसको कहते हैं बच्चों माइटोजेन। और माइटोजेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सेल को इंड्यूस करता है डिवीजन के लिए, जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कशन किए। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे बॉडी में बच्चों 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया हैप्लॉइड सेल, दूसरा होगा डिप्लॉइड सेल। इसके बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। बच्चों हैप्लॉइड सेल हम किसे कहेंगे, ऐसा सेल जिसमें एक सेट क्रोमोसोम पाया जाएगा उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। सेल which have one
सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहेंगे बच्चों हैप्लॉइड सेल, जिसमें ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं स्पर्म सेल। बच्चों एक स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ये एक सेट क्रोमोसोम है। तो ये हो गया हैप्लॉइड सेल। अभी हम पढ़ते हैं बच्चों डिप्लॉइड सेल। तो बच्चों डिप्लॉइड सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा। सेल व्हिच हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ पर ले जाते हैं एक इंसान का ही, वो क्या करता है, अपने फादर के साइड से 23 क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, और अपने मदर के साइड से 23 क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, और उसके खुद के पास हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम, हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम, जो कि हो गया 2n। हैप्लॉइड को बच्चों n कहा जाता है, और डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 46। एक डिप्लॉइड इंसान के पास कितने, हमारे जो एक इंसान के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 2n है। एक सेट उसको अपने फादर की तरफ से मिला, एक सेट उसके अपने मदर्स की तरफ से मिला, तो ऐसे 2 सेट उसके पास बन जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 सेट क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेट क्रोमोसोम हो जाता है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ड्यूरेशन मतलब क्या है? टाइम पीरियड। जो एक सेल जब डिवाइड करता है, एक सेल जब 1 से 2 बनता है, तो उसको डिवाइड करने के लिए जितना समय लगता है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इसको बच्चों जेनरेशन टाइम भी कहा जाता है, इसको जेनरेशन टाइम भी कहा जाता है। तो बच्चों ये जेनरेशन टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल के सेम ही होते हैं। जो भी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हम बोल रहे हैं उसको जेनरेशन टाइम भी कहा जाता है। और बच्चों ये जो जेनरेशन टाइम है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया सेल लेते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया सेल है बच्चों, ये क्या करता है, ये ऑलमोस्ट 20 मिनट में ही डिवाइड कर लेता है। मतलब इसका जो जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट। इतना कम समय क्यों? क्योंकि बच्चों इसका जो जीनोम साइज बहुत छोटा होता है। जीनोम साइज मतलब इसका जो डीएनए का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम इसका साइज को लिखें तो ये करीब 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर डीएनए इसके पास होते हैं। और ये कम अमाउंट ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए इसको कितना समय लगता है? 20 मिनट समय लगता है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम ह्यूमन की बात करें, एक ह्यूमन की सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल का जो जनरेशन टाइम होता है बच्चों वो लगभग 24 आवर्स लगता है। ये पूरा एक दिन लेता है एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए। रीजन यही है बच्चों, रीजन सेम है कि जो इंसान का जो जीनोम साइज होते हैं, जो जीनोम साइज हमारा इंसान का जो डीएनए का जीनोम साइज वो बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज होते हैं। और उसका साइज करीब 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक डीएनए से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इतने बड़े फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, इतने बड़े साइज ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट या डुप्लीकेट करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। इसके साथ साथ बच्चों ह्यूमन में सेल साइकिल के दौरान बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं। वो सारे ये सेल को अच्छे से करेक्टली डिवाइड करते करते बहुत समय लगता है। तो इसलिए ह्यूमन का जो जनरेशन टाइम 24 आवर्स होता है। ऐसे बच्चों कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी है आपके एनसीईआरटी में, जैसे कि ईस्ट का जो जनरेशन टाइम होता है बच्चों वो 90 मिनट के करीब होता है, जो कि एक प्रकार का एक यूकैरियोटिक सेल है। तो इसे कहते हैं बच्चों जनरेशन टाइम। बच्चों इसके साथ साथ कुछ सेल होते हैं जिसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, हमारे इंसानों का ही, वो है एम्ब्रियोनिक सेल।
एम्ब्रियोनिक सेल। बच्चों ये एम्ब्रियोनिक सेल इंसान का ही है जिसका जनरेशन टाइम लगभग 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट का होता है। भाई 30 मिनट क्यों? एक सोमैटिक सेल को डिवाइड करने के लिए अगर 24 आवर लग रहा है तो एम्ब्रियोनिक सेल को 30 मिनट क्यों? क्योंकि बच्चों एम्ब्रियोनिक सेल स्किप करते हैं सेल साइकिल के 2 फेज को, स्किप G1 एंड G2 फेज। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं ये डिवाइड करते समय G1 और G2 फेज को स्किप करते हैं। अगर होते भी होंगे तो ये जो साइकिल का जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट होता है, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड कितना होता है घट जाकर 30 मिनट में रह जाता है। उसके साथ साथ बच्चों एम्ब्रियोनिक सेल ग्रोथ नहीं कराता। एम्ब्रियोनिक डिवीजन में ग्रोथ नहीं होता, पर सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज कराता है। जो मेन जो प्रायोरिटी है एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन का वो सेल नंबर को इंक्रीज कराना, ना कि ग्रोथ कराना। तो ग्रोथ नहीं कराता इसलिए उसका भी टाइम बच जाता है और कुल मिलाकर उसका जो टोटल टाइम कितना हो जाता है लगभग 30 मिनट हो जाता है। तो ये है बच्चों जनरेशन टाइम इन बैक्टीरियल सेल, ह्यूमन सेल, यीस्ट एंड एम्ब्रियोनिक सेल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों फेजेस ऑफ सेल साइकिल। बच्चों सेल साइकिल को अगर हम देखें एक सेल साइकिल में तो जनरली 2 फेज होते हैं। एक को कहा जाता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। लिखते हैं हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दो मेजर फेज, एक है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। एक है इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज। बच्चों इंटरफेज और माइटोटिक फेज किस बेसिस में इन दोनों को सेपरेट किया गया है? बच्चों आप लोगों को पता होगा इंटरफेज मतलब जब एक सेल डिवाइड करता है तो डिवाइजन करने से पहले, उसका न्यूक्लियर डिवीजन से पहले सेल ये इंश्योर करता है कि उसका जो ग्रोथ कंप्लीटली ठीक ठाक हो। उसके पास डिवीज़न करने के लिए जो भी कंपोनेंट है वो सब कुछ एनफ अमाउंट में रहे। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए सेल इंटरफेज में होकर गुजरता है। इस इंटरफेज को बच्चों प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है, क्योंकि सेल इस दौरान माइटोसिस करने के लिए या अपनी न्यूक्लियर डिवीजन करने के लिए पहले से ही तैयार करके बैठा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेज। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ए प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि बच्चों ये प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए। बच्चों इसका जो टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा है, ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। एक ह्यूमन सेल की बात करें, एक ह्यूमन सेल को डिवीज़न होने के लिए कितने समय लगता है? 24 आवर। तो इस 24 आवर में से लगभग 23 आवर बस सेल इंटरफेज से होकर गुजरता है और बचा हुआ रिमेनिंग 1 आवर ये माइटोटिक फेज में एंटर करता है। तो आप देख सकते हो कि सेल 23 आवर कहाँ स्पेंड किया? इंटरफेज में, और रिमेनिंग 1 आवर कहाँ स्पेंड किया? एम फेज में। तो इसीलिए इंटरफेज को लॉन्गेस्ट फेज भी कहा जाता है। भाई इंटरफेज में होता क्या है, क्या क्या होते हैं? तो बच्चों देखो कि इंटरफेज में तो पहली बात सेल का ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ करते हैं। उसके बाद सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, यानी अपने जो डीएनए हैं उसको रेप्लिकेट करके उसका अमाउंट को डबल कर लेता है। फिर उसके बाद बच्चों सेल सिंथेसाइज करता है बहुत सारे प्रोटीन का, सिंथेसिस करता है बहुत सारे प्रोटीन जो आगे जाकर सेल साइकिल में काम आएंगे। एंजाइम करता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन भी करना है तो उसके लिए जो एंजाइम ज़रूरत है वो उसको भी करा लेता है। ओके, और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है इस इंटरफेज में। उसके साथ साथ सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेट होता है। उसके साथ साथ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूबुल का सिंथेसिस भी हो जाता है। मैं पॉलीमेराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ,
माइक्रोट्यूबुल का सिंथेसिस होता है। माइक्रोट्यूबुल का पॉलीमरेशन तो एम फेज में होगा, पर यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस होके बैठा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ होता है हमारे इंटरफेज में, और ये सब चीज़ होने के लिए बहुत समय लगता है, तो इसलिए इंटरफेज को लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज है बच्चों माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को शॉर्टली एम फेज भी कहा जाता है, शॉर्टली एम फेज भी कहा जाता है। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, एम फेज, इसको क्या बोलते हैं, एम फेज। बच्चों ये एम फेज में क्या होता है, एम फेज में बच्चों न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन, मतलब जो डीएनए डबल हुआ था इंटरफेज के दौरान, इस समय उस डीएनए को डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। तो इसीलिए ये जो एम फेज को हम ट्रू सेल डिवीज़न फेज बोलते हैं। एक ट्रू सेल डिवीज़न फेज होता है क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न जैसे एक्टिविटी फॉलो होता है, जबकि इंटरफेज में डिवीज़न, सेल का डिवीज़न नहीं होता, जबकि सेल का प्रिपरेशन होता है। ये हो गया हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दो मेजर फेज, एक है इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो इंटरफेज है इसको थोड़ा सा आज के क्लास में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बच्चों अगर हम एक सेल साइकिल बनाते हैं एक छोटा सा, तो बच्चों इंटरफेज जनरली 95% समय इंटरफेज में ही कट जाता है। लेट अस कंसीडर, हम एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया बच्चों G1 फेज, इसको बोलते हैं S फेज, यानी इसको G2 फेज, और ये हो गया माइटोटिक फेज और M फेज। बच्चों ये जो 3 फेज है, ये G1 से लेकर ये G2 फेज तक, इसको कहते हैं बच्चों इंटरफेज। और ये जो बचा हुआ पार्ट इसको कहा जाता है माइटोटिक फेज और एम फेज। तो आप पिक्चर से ही देख सकते हो कि ये जो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि जब एक ह्यूमन सेल G1 फेज में एंटर करता है तो यहाँ पर ये लगभग यहाँ पर एक लगभग ये 11 आवर तक यहाँ पे रहता है। कितना समय तक, 11 आवर, लगभग 11 आवर यहाँ पे सेल लास्ट करता है। इन एस फेज एक ह्यूमन सेल 8 घंटे बिताता है। ये एक बार ये क्वेश्चन आया भी था, एक लास्ट जो SSB लेक्चर एग्ज़ाम हुआ था तो वहीं पे ये क्वेश्चन आया था, और शायद ये SSB PGT एग्ज़ाम में ये आया था, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, तो वो होगा G1 फेज। फिर G2 फेज में ह्यूमन सेल कितना समय स्पेंड करता है, लगभग 4 आवर, और बचा कितना, 1 आवर, जो कि ये एम फेज में स्पेंड करता है। तो इंटरफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। चलिए इंटरफेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। तो लिखो इंटरफेज बच्चों, किसे हम कहेंगे इंटरफेज, देखो इट इज़ द सक्सेसिव, it is the phase between two successive M phase. It is the phase between two successive M phase. बच्चों ये इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको और भी क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज। व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज रेस्टिंग फेज, ये आ जाएगा आपका अपना इंटरफेज। बच्चों इसको क्यों कहते हैं रेस्टिंग फेज, बिकॉज यहाँ पे सेल डिवीज़न का कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। नो एक्टिविटी ऑफ सेल साइकिल इज ऑब्जर्व। देखो नो एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीज़न
सेल डिवीज़न इज ऑब्जर्व, इसीलिए इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेज। पर दूसरी बात ये है कि ये जो फेज है ये मेटाबॉलिकली और फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है, तो इसको लिखो बट दिस स्टेज इज मेटाबॉलिकली एंड फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। बहुत एक्टिव होते हैं, अगर मेटाबॉलिकली देखें कि फिजियोलॉजिकली देखें तो ये बहुत एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। तीसरा पॉइंट बच्चों ऐड करो कि ये जो सेल साइकिल है ये जो सेल साइकिल का जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इंटरफेज का जनरल इंट्रोडक्शन। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये जो इंटरफेज जो है ये अगेन डिवाइडेड हुआ है 3 सब फेजेस में। इंटरफेज और 3 सब फेजेस में डिवाइड हुआ है। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। क्या क्या है वो 3 फेजेस? एक है बच्चों G1 फेज, और इसको कहते हैं गैप 1 फेज भी कहा जाता है, गैप 1 फेज, और फास्ट ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, फास्ट ग्रोथ फेज। दूसरा है बच्चों एस फेज, और इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। और तीसरा है बच्चों G2 फेज और गैप 2 फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फेज जो कि हमारे इंटरफेज के अंदर आएंगे। तो हम इन फेज को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं ये इन फेजेस से ही बनते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं G1 फेज। G1 फेज बच्चों G1 फेज में हमको तो समझ में आया कि ये इंटरफेज का फास्ट फेज है, फास्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। ऐसे लिखो कि ये फास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। उसके साथ साथ एक जैसे कि हम पहले देखे कि ह्यूमन सेल लगभग 11 आवर बस G1 फेज में स्पेंड करता है, तो इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहा जाता है, सॉरी लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज कहा जाएगा इसको। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। बच्चों इस G1 फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों इस दौरान सेल का ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होते हैं इस दौरान, जैसे कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ बच्चों सेल का जो साइज है वो भी ग्रो करेगा, सेल का जो साइज होते हैं वो भी इंक्रीज करेगा। दूसरी बात है बच्चों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इस हमारे जो G1 फेज में कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है बच्चों। G1 फेज इज द फेज ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। बच्चों ये क्या बनेगा, ये जो एंजाइम है, ये प्रोटीन है, ये आगे जाकर सेल साइकिल में काम आएंगे। जैसे कि आगे रेप्लिकेशन होने वाला है तो डीएनए पॉलीमरेज बनेगा,
हमारे आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। ओके, तो ये सब चीज़ बनते हैं यहाँ पे। और एक जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है बच्चों, ऑर्गेनेल सिंथेसिस होता है G1 फेज में, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। ऑर्गेनेल का भी डुप्लीकेशन होगा, मतलब G1 फेज में सेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर को इंक्रीज कराता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने और डॉटर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सफिशेंट अमाउंट में। दूसरी बात है बच्चों, राइबोसोम भी बनेगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनेगा ताकि जो सिक्रेटरी प्रोटीन और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हो उनका सिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट इवेंट होता है जो G1 फेज में बच्चों, वो होता है हमारा आरएनए सिंथेसिस। इस दौरान आरएनए का भी सिंथेसिस होगा, जैसे कि हमारा mRNA हो गया, कि tRNA हो गया, कि rRNA हो गया, ये सब आरएनए का सिंथेसिस G1 फेजेस में होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद और एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड करो कि सेल जो होता है एक्यूमुलेट करता है न्यूक्लियोटाइड का, ताकि आगे जाकर जो रेप्लिकेशन होने वाला है उस दौरान सफिशेंट अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड सेल के अंदर रहे। तो ये जो भी पॉइंट हम अभी डिस्कशन किए G1 फेज का, सेल ग्रोथ हो गया, कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, कि ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हो गया, कि न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सबको हम कुल मिलाकर सेल का प्रॉपर ग्रोथ कह सकते हैं। सेल का क्या कह सकते हैं? प्रॉपर ग्रोथ कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं G1 फेज। सो एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी विच अकर इन द G1 फेज। नेक्स्ट फेज है बच्चों, 2 नंबर वाला जो फेज है उसको कहते हैं S फेज। जो सेकेंड फेज है बच्चों उसको कहते हैं S फेज और सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज। क्यों सिंथेसिस फेज कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान सेल अपना डीएनए सिंथेसिस करेगा, अपना जो डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। बच्चों एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना था, G1 चेक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करो कि एक G1 चेक पॉइंट क्या होता है। जब एक सेल G1 फेज से S फेज को एंटर करेगा तो उस दौरान एक कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है जिसको बोलते हैं G1 S चेक पॉइंट। G1 S चेक पॉइंट बच्चों, ये G1 S चेक पॉइंट 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। एक है CDK प्रोटीन और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज, ये एक एंजाइम है, और एक प्रोटीन है उसका नाम है साइक्लिन, CYCLIN। साइक्लिन एक प्रोटीन है बच्चों। ये जो CDK और साइक्लिन, ये दोनों, ये सेल जब G1 से S में ट्रांजिशन कर रहा है तो उस दौरान ये सेल को चेक करते हैं कि उसी सेल में कोई DNA डैमेज ना हो, कि सेल में एनफ न्यूट्रिएंट हो, एनफ एनर्जी हो, और सेल का जो साइज़ है वो प्रॉपर हो। अगर ये सारे चीज़ अगर फॉलो अप होते हैं तो ये जो CDK और साइक्लिन ये सेल को G1 से S में ट्रांसफ़र कराते हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ नहीं होगा, जिस लेटेस्ट कंसिडर DNA डैमेज होगा, तो ये उस सेल को G1 फेज में ही अरेस्ट कर देते हैं, ताकि जो एरर जो भी एरर है उसके अंदर वो नेक्स्ट न्यू जनरेशन सेल में ट्रांसफ़र ना हो पाए। तो ये एक क्वालिटी चेकिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी कंडक्टेड बाय 2 प्रोटीन, वन इज CDK एंड अनदर इज साइक्लिन। अगर आपको कौन सा CDK और कौन सा साइक्लिन काम करता है तो आप उसको कह सकते हो कि CDK 4, 6 एंड साइक्लिन D, ये 2 प्रोटीन काम करते हैं G1 S ट्रांजिशन में। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो हम यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट है बच्चों S फेज। S फेज को कहा जाता है सिंथेसिक फेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों DNA रेप्लिकेशन होता है। DNA रेप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे जो भी DNA होता है उसका डुप्लीकेशन कहा जाता है। एक नोट करके एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना कि S फेज में
इन एस फेज डीएनए amount of DNA double but the number of chromosome remains same. नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर, हम एक छोटा सा एक डीएनए बना, एक क्रोमोजोम बनाते हैं। ये है बच्चों एक होमोलोगस क्रोमोजोम, एक पेयर है क्रोमोजोम का। लेट अस कंसीडर ये एक पेयर है जो कि एक मदर का तरफ से आया है और एक फादर की तरफ से आया है, और ये एक इंडिविजुअल के अंदर अभी है, और ये G1 फेज में है। ये कौन से फेज में है? G1 फेज में ये डीएनए है, जिसमें डीएनए कितने हैं, क्रोमोजोम कितने हैं बच्चों? क्रोमोजोम को ऐसे हैश टैग के मार्ग में लिखता हूँ मैं। तो क्रोमोजोम कितने हैं? ये एक हो गया, ये एक हो गया। टोटल क्रोमोजोम कितने हैं बच्चों? 2 क्रोमोजोम हैं। और डीएनए कितने हैं बच्चों? एक स्ट्रांड यानी एक डीएनए, 2 स्ट्रांड यानी 2 डीएनए। तो टोटल डीएनए कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ G1 फेज में कितने क्रोमोजोम हैं बच्चों? 2 क्रोमोजोम है। डीएनए कितना है? 2। जब ये सेल एंटर करेगा एस फेज में, जैसे ही एंटर करता है एस फेज में, तो एस फेज में जाते ही बच्चों इसका जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बना सकते हैं इसको समझने के लिए। ये हो गया, वही सेम क्रोमोजोम है होमोलोगस पेयर, जो एक मदर के तरफ से आया हुआ था और एक फादर से तरफ से आया हुआ था। और ये देखो बच्चों, एक चीज़ आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे जो डीएनए था उस डीएनए का नंबर में ही बस इंक्रीज हुआ है, पर क्रोमोजोम तो वही 2 का 2 ही है। यहाँ एक क्रोमोजोम है और यहाँ पे भी एक क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम का नंबर कितना है? वही 2 की 2 क्रोमोजोम है, पर डीएनए का नंबर बढ़ चुका है। यहाँ एक क्रोमोजोम है, यहाँ पे क्रोमोजोम कितने हैं? ये एस फेज में आ गया सेल, और यहाँ पे क्रोमोजोम कितने रहे? वही 2 क्रोमोजोम है। ये एक क्रोमोजोम और यही एक क्रोमोजोम, पर यहाँ पे डीएनए कितने रहे बच्चों? यहाँ पे 4 डीएनए है, आप देख सकते हो। तो ये एक डीएनए, ये एक डीएनए 2, एक डीएनए 3, एक डीएनए 4। तो डीएनए कितना हो गया? 4। तो डीएनए 2 से 4 हो गया, मतलब डीएनए का अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे जो हमारे पास हमारे इंसान में कितने डीएनए होते हैं टोटल? एक डिप्लॉयड सेल में 46 डीएनए होते हैं। 46 डीएनए और 46 क्रोमोजोम भी होता है, वही इस प्रकार का। अगर हम इस प्रकार के हिसाब से देखें तो आफ्टर एस फेज के बाद उसमें कितना हो जाएगा? डीएनए का अमाउंट वही, क्रोमोजोम का नंबर वही 46 ही रहेगा, पर जो डीएनए का अमाउंट है वो हो जाएगा 92 डीएनए। तो ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है अलग अलग क्वेश्चन बनाकर। लेट अस कंसीडर एक प्लांट में 2n = 8, तो पूछा जाएगा आपको कि उसमें एस फेज के बाद कितने डीएनए बनेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ए प्लांट सेल हैज 2n यानी डिप्लॉयड = 8 क्रोमोजोम। आपको पूछेगा फाइंड क्रोमोजोम नंबर एंड डीएनए नंबर आफ्टर एस फेज। तो बच्चों 2n कितना है? 8 है। तो क्रोमोजोम कितने थे बच्चों सेल में? 8 क्रोमोजोम है। एस फेज के बाद कितने क्रोमोजोम बन जाएंगे बच्चों? एस फेज के बाद बन जाएंगे वही 8 के 8। क्रोमोजोम नंबर सेम ही रहता है, पर डीएनए यहाँ पे कितने डीएनए थे बच्चों? 8। अभी एस फेज के बाद डीएनए कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 16। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कुल मिलाकर ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी सेल एस फेज में आता है तो क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, उसका डीएनए का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट होता है सी वैल्यू पैराडॉक्स बोल के। तो सी वैल्यू ज़्यादातर हमारे पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सी वैल्यू क्या होता है बच्चों? टोटल डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल।
एक हैप्लॉइड सेल में कितना डीएनए होता है उसको सी वैल्यू कहा जाता है। इसको मेज़र करते हैं पिकोग्राम में, पिकोग्राम में मेज़र किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड स्टेट में कितने अमाउंट ऑफ डीएनए हैं उसको ही कहा जाता है सी वैल्यू। जैसे कि बच्चों हमारे इंसान में, ह्यूमन में कितने डीएनए होते हैं, उसका सी कितना होगा, सी कितना होगा मतलब हैप्लॉइड कितना होगा, उसके होगा 23 क्रोमोसोम, ये सर नो। तो हमारे इंसान जो ह्यूमन होगा हमारा सेम ह्यूमन, उसका डिप्लॉयड हो गया, लेटेस्ट कंसेप्ट हम लिखते हैं 2C डिप्लॉयड, कितने आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे 46 क्रोमोसोम, ये सर नो। तो एक सेल 2C में है, जैसे कि हम लोग हमारा जो सारे सेल जो हमारा सोमैटिक सेल हमेशा कौन से स्टेट में होता है, 2C स्टेट में होता है, यानी कि यहाँ पे कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम होता है और 46 डीएनए भी होता है। जब ये एस फेज में एंटर करेगा तो इसमें जो टोटल डीएनए कितना हो जाएगा बच्चों 4C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4C, यानी 4 × 23 करने से आपको कितना मिल जाएगा 92 मिल जाएगा। तो ये 92 डीएनए होता है। सी वैल्यू बच्चों टोटल नंबर ऑफ डीएनए इन ए हैप्लॉइड सेल और टोटल डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल नॉट क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस फेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये जो हमारा एस फेज में, आप और थोड़ा सा देख लो। ये जो कॉन्सेप्ट है सी वैल्यू और डीएनए का जो अमाउंट में चेंजेस हो रहा है, ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है, इसमें से सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि बहुत सिंपल है, उतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है और एसएसबी टीजीटी लेवल पर पूछा जा सकता है, चांसेस है। नेक्स्ट है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है भाई बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है ये एक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन है, एक ऑक्टामेरिक प्रोटीन है, ऑक्टामेरिक प्रोटीन है, मतलब ये 8 प्रोटीन का एक कंपोजिशन है, ऐसे बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इस 8 प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, बहुत सारे सब यूनिट है, इसका 8 सब यूनिट है और इसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन बच्चों डीएनए को बाइंड करके रखता है, क्या करता है इट बाइंड डीएनए, इट बाइंड डीएनए, क्योंकि डीएनए बच्चों बहुत लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है और सेल के अंदर इसको कंडेंस करके रखने के लिए एक प्रोटीन काम आता है जिसके चारों ओर डीएनए सराउंड करता है, बाइंड करता है और डीएनए को कम्पैक्ट किया जाता है, उसको हेल्प करता है ये ऑक्टामेरिक प्रोटीन हिस्टोन। बच्चों ये हिस्टोन बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, ये पूछा गया था, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, इसीलिए तो ये डीएनए के साथ इंटरेक्शन करता है। डीएनए का चार्ज जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए डीएनए और हिस्टोन के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो चार्ज क्या होगा हिस्टोन का पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके साथ साथ ये हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड से बना हुआ आता है, इसमें ज़्यादातर पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिस्टिडाइन प्रेजेंट होगा, हिस्टिडीन प्रेजेंट होगा, आर्जिनिन प्रेजेंट होगा और लाइसिन जैसे एमिनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं ये इस हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? ये एस फेज में होता है। नेक्स्ट है बच्चों एस फेज का जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब ये सब चीज़ न्यूक्लियस के अंदर चलता रहता है तो उस दौरान सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल क्या करता है बच्चों? सेंट्रियोल एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि माइक्रोट्यूबुल फॉर्म करता है और डीएनए को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। ये जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है एस फेज के दौरान। चलो बच्चों अभी हम नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं सेल साइकिल का, जो कि कहते हैं G2 फेज, इसको कहते हैं G2 फेज और सेकंड गैप फेज और सेकंड ग्रोथ फेज और गैप फेज 2 कहा जाता है।
ये बच्चों इतना खास उतना नहीं है जितना हम एस फेज के बारे में और जी1 फेज के बारे में पढ़े। ये थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर है, इसमें इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ये लास्ट फेज है, इंटरफेज का लास्ट फेज है। देखो, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इस दौरान बच्चों सेल का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा। सेल का जो ग्रोथ है जो जी1 फेज में शुरू हुआ था, यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। सेल का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू इस फेज में भी रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये फेज में जनरली सेल एम फेज, आने वाला जो फेज है माइटोटिक फेज, उसके लिए तैयार करता है। इट प्रिपेयर सेल फॉर एम फेज, ठीक है बच्चों। और इसमें साइटोप्लाज्म का भी जो है जो अमाउंट है यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो उतना सिग्निफिकेंस तो नहीं है इतना, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो सवाल बन सकते हैं वो है, जब सेल साइकिल यहाँ पर जब एक सेल G2 में आकर M फेज में एंट्री करेगा या माइटोटिक फेज में एंटर करेगा, सेल जब G2 फेज से M फेज और माइटोटिक फेज में एंटर करेगा, तो इस दौरान एक चेक पॉइंट काम करता है। वो चेक पॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट, उसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। और इस दौरान जो प्रोटीन काम करता है वो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको है साइक्लिन बी एंड CDK1, ये दो कंजुगेट में काम करते हैं, कंजुगेट प्रोटीन यहाँ पे काम करते हैं, साइक्लिन बी एंड CDK1, जो कि G2 से जब एक सेल माइटोटिक फेज में एंटर करता है तो ये चेक पॉइंट काम करता है। इसी का काम भी वही है, अगर सेल में DNA डैमेज मिलेगा रेप्लिकेशन के बाद या रेप्लिकेशन में कोई एरर दिखेगा, तो ये उस सेल को उसी G2 फेज में ही अरेस्ट कर देता है। ये सेल को प्रिवेंट करेगा कि ये M फेज में एंटर ना हो। तो कुल मिलाकर बच्चों ये सब पढ़े हम, इंटरफेज के बारे में डिटेल्स पढ़े, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और एक सब फेजेस होता है बच्चों, G0 फेज बोलते हैं, उस फेज के बारे में हम अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसका नोट्स अच्छे से बनाएं और पढ़ाई अच्छे से कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।